बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बाय फिलिप कॉटलर, चैप्टर नंबर 3 नेम्ड एज एनालाइजिंग द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। सो इस चैप्टर में हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट और उसके डिफरेंट फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे कि वो कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि किसी भी मार्केटर को फेस करने पड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहली तो बात है जी कंपनी का मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंटेन्स ऑल द एक्टर्स एंड फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द मार्केटिंग एंड अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद टारगेट कस्टमर्स। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। ऑल द एक्टर्स एंड फोर्सेस। सो एक्टर्स और फोर्सेस कौन से हो सकते हैं? वो कोई इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कोई ग्रुप्स हो सकते हैं। फोर्सेस में बात करते हैं तो इकोनॉमिक फोर्सेस हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हो सकती हैं, पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस हो सकती हैं, यानी कोई भी चीज़ जो कि हमारी मार्केटिंग को अफेक्ट कर सकती है। अब ये मार्केटिंग जब अफेक्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं वो मोल्ड होंगे, मॉडिफाइड होंगे अपॉन द बेसिस ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स और फोर्सेस। और बेसिक पर्पस मार्केटिंग का क्या होता है कि हम एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें अपने टारगेट कस्टमर्स के साथ। तो हमारे ये जो रिलेशनशिप हम क्रिएट करना चाहते हैं दैट माइट बी अफेक्टेड ड्यू टू दीज सर्टन फैक्टर्स। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसने यहाँ पर डिस्कस की है दैट इज़ द आउटसाइड मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इसका मतलब है हम मोस्टली जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फोर्सेस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किसको हम कहते हैं? वो जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होता है। अगर हम सिर्फ इन्वायरमेंट की बात करें तो वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट हम उसको कहते हैं जो कि कहाँ पे होता है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहाँ पे हुआ? दैट इज बेसिकली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी को अगर हम करें तो एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रोलेबल नहीं होती और इंटरनल फोर्सेस जिसकी हम बात करते हैं वो हमारी कंट्रोलेबल होती हैं। सो अभी हम इसके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको फर्दर बाइफर्केट करते हैं और इसको हम कहते हैं कि पहला पार्ट जो इसका कहलाता है वो है माइक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा पार्ट इसका क्या कहलाता है? मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस। सो इसको माइक्रो और मैक्रो में अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है कि हम एक दो दायरे लगा देते हैं। ठीक है, इसको हमने ऑर्गेनाइजेशन कह दिया और ये दायरा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है और एक और दायरा लगा देते हैं। अब इस दायरे में जो भी चीज़ है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को और इस दायरे में जो भी चीज़ होगी वो इफ़ेक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को बट थ्रू दिस। इसका मतलब है कि अब माइक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस वो होती हैं जो क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। सो ये यहाँ पर जो भी फोर्स आएगी वो क्या होगी? माइक्रो फोर्स कहलाएगी, विच आर क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी चीज़ हम इसमें ये बात करते हैं कि दैट कैन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। सो इस फोर्सेस के हवाले से माइक्रो इन्वायरमेंट में वो कहता है जी ये कंपनी हो सकती है, सप्लायर्स हो सकते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, कंपेटिटर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक हो सकते हैं। सो माइक्रो इन्वायरमेंट को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। इसी कंपैरिजन में अगर मैक्रो की बात करें तो ये लार्ज सोसाइटल फोर्सेस होती हैं, यानी लार्ज इन्वायरमेंटल फोर्सेस दैट अफेक्ट द माइक्रो इन्वायरमेंट और अल्टीमेटली किसको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं? ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसमें हम जो बात करेंगे वो होगी जी डेमोग्राफिक फोर्सेस, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती। सो दैट वाज अबाउट ओवरऑल मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। और देन हमने ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट के फर्दर दो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। अब हम इसकी डिटेल में जाके बात करते हैं। सो इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम माइक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेस को कम्प्लीटली कवर करें। सो माइक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस में जैसे हमने डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर बात कर ली कि ये कंपनी इटसेल्फ, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कंपेटिटर्स, पब्लिक और कस्टमर्स आते हैं। सो इनको वन बाय वन अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
पहली फोर्स जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द कंपनी इटसेल्फ। अब जो भी मार्केटिंग कैंपेन है वो कौन डिज़ाइन कर रहा है, वो कंपनी इटसेल्फ कर रही होती है। इसका मतलब है कि कंपनी के जो भी डिसीजंस हैं वो हमारी टोटल मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब ये डिसीजंस कौन से हो सकते हैं, लाइक हमारे ये प्रोडक्ट के डिसीजन हो सकते हैं, हमारे ये मैनेजमेंट के जनरल डिसीजंस हो सकते हैं, हमारे रिसर्च हो सकती है, R&D हम उसको बोल लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस हो सकते हैं, मीन्स ऑल द प्रोसेसेस दैट आर इन कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो तमाम इटसेल्फ क्या कहला रहे हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एज कंपनी। सो अगर हम इन फैक्टर्स के ऊपर बात करें तो इंटरनल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं बेसिकली उसने इसको माइक्रो में ही डिस्कस किया हुआ है, और उसमें कंपनी अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेने की बात कर रही होती है और वो कोशिश करती है कि स्ट्रेटेजिकली अलाइन करें, मींस अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक दूसरे से मिलती हों, दोनों में फ़र्क ना हो। वैसे नहीं तो जनरली आपको ये हुकूमती सूरत हाल नज़र आ जाती है जहाँ पे एक हुकूमती कारकुन कुछ बयान दे रहा है और दूसरा कुछ और बयान दे रहा है, तो इसका मतलब है उनकी स्ट्रैटेजी अलाइंड नहीं है कि उन्होंने असल में क्या मैसेज जो है वो पास ऑन करना है टूवर्ड्स द कस्टमर। सो कंपनी के अपने डिसीजंस कंपनी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, दीज आर द सप्लायर्स। सो जनरल बात करेंगे वो चीज़ जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो। सप्लायर वो होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, फ़र्ज करते हैं जी ये मैं बना देता हूँ, ये क्या है जी, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज कंपनी। अब ये एक इसका बैक एंड है और एक इसका फ्रंट एंड भी नज़र आ रहा है। बैक एंड पे कंपनी के आपको क्या नज़र आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सप्लायर्स, और फ्रंट एंड के ऊपर आपको क्या नज़र आते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटर्स। सप्लायर्स जो हैं उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, मटेरियल्स में, रॉ मटेरियल्स। वो कंपनियां जो किसी का दूसरी कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, जैसे नेस्ले को फ्रूट प्रोवाइड किया जाता है फॉर देयर फ्रूट ऑफ वाइटल्स, तो वो जो सप्लायर्स कौन हैं, वो जो कि बागों से उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से जो भी चीज़ें हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि रॉ होती हैं और फिनिश्ड फॉर्म में डिफरेंट किसी भी प्रोसेस के थ्रू हमारे सामने आती हैं, वो हमारे सप्लायर आ जाते हैं। अब ये सप्लायर्स हमें कैसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को भी हमें देखने की ज़रूरत है। हम जनरल बातें कर रहे हैं, सो द पर्पज़ इज़ टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब सप्लायर के हवाले से अगर हम एक इफ़ेक्ट को देखते हैं, दैट इज़ द टाइम। अगर सप्लायर हमें टाइम पे सप्लाईज नहीं देता तो क्या हम प्रोडक्शन टाइम पे कर सकते हैं? द आंसर कम्स नो। अगर सप्लायर अपनी कॉस्ट इंक्रीज़ कर देता है तो क्या हम अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को मैनेज कर पाएंगे? नहीं। इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, इफ़ आर कॉस्ट इंक्रीजेज तो हमारे प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो हो सकता है हम मार्केट से ही आउट हो जाएं। सो हमारे सप्लायर कॉस्टिंग के हवाले से हम पे इफेक्ट लेकर आ सकते हैं। एक और एलिमेंट देख लेते हैं, दैट इज़ द क्वालिटी। हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स। अगर क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इज़ नॉट गुड तो फिनिश्ड गुड में भी आपको क्वालिटी नज़र नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सप्लायर हमें वो क्वालिटी नहीं देता सप्लाईज़ की तो हमारे लिए सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ सप्लायर्स कैन हैव एन इम्पैक्ट। इसीलिए हम सप्लायर के साथ किस रिलेशन में आने की कोशिश करते हैं, इसको हम कह रहे हैं जी पार्टनरिंग रिलेशनशिप विद द सप्लायर। और कहा जाता है कि सप्लायर्स उनसे एक तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग ऑयल, पेट्रोलियम के हवाले से। तो अगर सप्लाईज़ नहीं आ रही तो फिर आपको शॉर्टेज का सामना है और उसकी वजह से प्रॉफिट्स भी सफ़र हो रहे हैं और कस्टमर्स भी सफ़र हो रहे हैं। सो किसी किस्म की अगर हम बात करते हैं सप्लाई शॉर्टेज या डिले, लेबर स्ट्राइक्स और किसी और किस्म के इफ़ेक्ट जिनसे हैं, वो कॉस्ट ऑफ द सेल्स को शॉर्ट रन में डैमेज करते हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इन द लॉन्ग रन भी हिट करते हुए नज़र आते हैं।
सो ये तो हमारी बात होगी जी सप्लायर्स के हवाले से। फिर हम बात करते हैं मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज किसी भी ऐसे फार्म या इंडिविजुअल को कह रहे हैं जो इन बिटवीन टू पार्टीज काम करता हुआ नज़र आता है, दैट इज़ वर्किंग इन बिटवीन टू पार्टीज। तो ये मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हमारे कौन से होते हैं? वो हैं जो कि हमारे फिनिश्ड गुड को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। या हम उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक इंटरमीडियरीज के आगे रीसेलर्स आ गए, और एक और इंटरमीडियरी की बात करते हैं जी, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स आ गई जो सप्लायर आपकी सप्लाईज़ को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज़ आ गई जो कि आपको मार्केटिंग की सर्विसेज देती हैं, सेल्स की। एडवर्टाइजिंग कंपनीज हो सकती हैं, वो आपके इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। देन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आपके हो सकते हैं, ये वो इन बिटवीन पार्टीज़ हैं, जैसे बैंक्स हैं, क्रेडिट कंपनीज़ हैं जो आपको क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं। ये तमाम के तमाम आपके इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। सो अगर हम इन मेजर जो हमने इंटरमीडियरीज 4 बना दिए हैं, एंड इसमें रीसेलर्स हैं, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, अगर हम इनकी बात करें और इफ़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल तो कंपनी भी परफॉर्म नहीं कर सकती। जैसे फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं करती तो हमारी प्रोडक्ट कस्टमर्स तक उस तरह से नहीं पहुंचेगी, और अगर पहुंचेगी नहीं तो हमारी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सारी ज़ाया गई कि हमारी प्रोडक्ट तो अवेलेबल है नहीं, हम मैसेज दे रहे हैं जिस पे लाखों की कॉस्ट आ रही है तो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, सो हम रेवेन्यूज़ नहीं अर्न कर सकते। अगर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हमें फाइनेंसेस प्रोवाइड नहीं करते तो हम अपने लिए की डिसीजंस नहीं कर सकते, लाइक प्रोडक्शन, परचेजेस ऑफ मटेरियल्स, ऑल दीज थिंग्स एट्सेट्रा। सो ये तो हमने देख लिया जी हाउ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज कैन हैव एन इम्पैक्ट अपॉन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम बात करते हैं दैट इज़ वन फैक्टर कॉल्ड एज कंपैटिटर्स। कंपैटिटर्स हम किसको कहते हैं? ऑल दोज फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग द सिमिलर प्रोडक्ट्स, यानी वो प्रोडक्ट्स जो आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं, मुतबादल हो सकती हैं, वो आपके कंपैटिटर्स कहलाते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ हम बात कर लेते हैं जी पेप्सी और कोक। तो ये आपको क्या नज़र आ गए? आपको कंपैटिटर्स नज़र आ गए जो दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज क्रिएट कर रहे हैं। अब कंपैटिटर्स आपके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? कंपैटिटर्स जो स्ट्रैटेजी रखते हैं, जो पॉलिसी रखते हैं, जो मार्केटिंग कैंपेन उनकी चल रही होती है, जो उनकी प्राइसिंग चल रही होती है एट्सेट्रा, ये तमाम फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। जिसकी एग्जांपल हम कोक पेप्सी से ले लेते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ अ रमज़ान ऑफर। इफ़ पेप्सी रिड्यूसेस द प्राइस इन रमज़ान, कोक ऑल्सो रिड्यूसेस द प्राइस, और वाइस वर्सा, दोनों एक जैसा करते हुए नज़र आते हैं। एक बोनस लॉन्च करता है तो दूसरा भी बोनस लॉन्च करता है। एक साइज़ में अपडेट कर देता है प्रोडक्ट के साइज़ को तो दूसरे भी फ्री में एडिशन देने की बात करते हैं। सो कंपटीशन के हवाले से एक बात इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपैटिटर जो है वो इतना मार्केट में मजबूत नहीं होता कि वो पूरी मार्केट को हैंडल कर ले। जैसे पेप्सी ने प्राइस इंक्रीज़ की तो कोक फर्ज करें नहीं करता, तो कस्टमर विल शिफ्ट फ्रॉम पेप्सी टू कोक, तो किसको लॉस हुआ? पेप्सी को लॉस होने लग पड़ा। सो इस वजह से आपको कंपैटिटर की ईच एंड एवरी मूव को फॉलो करना पड़ता है। सो जैसी वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं हम भी नई थीम में चले जाते हैं, जैसी प्रोडक्ट में वो तब्दीली लेकर आते हैं हम भी चले जाते हैं। जैसे अगर छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, 2 ब्रांड्स को देखते हैं, हम 3G की बात करते हैं तो स्प्राइट 3G is one brand which is available in the market, जो कि इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकी। लेकिन स्प्राइट 3G क्यों इंट्रोड्यूस हुई? दैट वाज कि कोक को मार्केट को ओपन नहीं छोड़ना था, क्योंकि पेप्सी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट दैट वाज कॉल्ड एज माउंटेन ड्यू, और उसकी सेल्स में इजाफे की वजह से कोक को सफ़र करना पड़ा, एंड देन दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोडक्ट जो कंपैटिटर ऑफ माउंटेन ड्यू थी, दैट वाज 3G। सो आपके एक्शंस जो से हैं वो मॉडिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपैटिटर्स। नेक्स्ट हमारा जो काम बनता है वो क्या है जी? पब्लिक, जो कि हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है। पब्लिक है क्या? कोई भी ग्रुप दैट हैज़ एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और हैव एन इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब ये हमारे पास जो जनरल पब्लिक की कई किस्म
हमें कई जिनसे डिफरेंट टाइप्स नज़र आती हैं, मीन्स वो कोई भी ग्रुप जो इन्फ्लुएंस कर सकता है कंपनी को। सो ये पब्लिक जो है हमारे पास फाइनेंशियल पब्लिक हो सकती है। ये ग्रुप कौन सा हुआ, ये कंपनी की एबिलिटी टू ऑब्टेन फंड्स, जैसे लाइक बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स फर्म्स हैं, ये आपकी फाइनेंशियल पब्लिक होगी। देन आपकी मीडिया पब्लिक होती है। मीडिया पब्लिक से क्या मुराद है, वो ग्रुप जो कि आपके लिए मीडिया कैंपेन्स रन कर रहा है, जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गई हैं, न्यूज़ फर्म्स हो गई एट्सेट्रा, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। देन गवर्नमेंट पब्लिक आपकी आ जाती है कि मैनेजमेंट मस्ट टेक गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स इनटू अकाउंट, कि गवर्नमेंट में लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज तो नहीं हो रहे, तो उसके मुताबिक हमें अपनी फार्म के डिसीजंस को करना पड़ता है मैनेज। देन सिटीज़न एक्शन पब्लिक ऐसे हो सकता है कि आपकी कंपनी की कोई भी मार्केटिंग डिसीजन है, वो हो सकता है कोई के जो जनरल सिटीजन्स हैं वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो लाइक डिफरेंट एनवायरमेंटल ग्रुप्स हो सकते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हो सकते हैं, जो कि आपके इन डिसीजंस को चेंज करना चाहते हैं या मॉडिफाइड करना चाहते हैं। देन हमारे पास आ जाती है जी लोकल पब्लिक। लोकल पब्लिक हम इसको कह रहे हैं वो ग्रुप्स जो कि आपके नेबर रेजिडेंट्स हो सकते हैं, जो कि आपकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सो लार्ज कंपनीज अपनी डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं जो कि लोकल कम्युनिटी को डील करे, ताकि कोई ऐसे इश्यूज़ आपको फेस ना करने पड़े। देन इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक हमने किसको कहा, वो पब्लिक जो कि जनरल कंसिडर हो रही है, जो लोकल पब्लिक से ज़रा लार्जर डिस्टेंस के ऊपर आपके ऊपर मौजूद होती है। सो उसके ऊपर आपका एक इमेज क्रिएट करना आपके लिए मार्केट में रहने के लिए ज़रूरी होता है। एंड देन इंटरनल पब्लिक। इंटरनल पब्लिक हम किसको कहते हैं, ये आपके अपने वर्कर हो सकते हैं, ठीक है, आपके अपने काम करने वाले। सो इफ़ यू वॉन्ट सेटिस्फाई योर एम्प्लॉयज़, तो आप मार्केट में एक प्लेस हासिल नहीं कर सकते। सो हम इसको अगर कंक्लूड करेंगे तो ये पब्लिक किसी भी मार्केटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्ट लेज, जिसके ऊपर आपको एक इल्ज़ाम लगा हुआ नज़र आया कि ये हराम इंग्रेडिएंट से बनी है। सो सिटीज़न एक्शन पब्लिक पीपल बायकॉटेड दिस प्रोडक्ट एंड अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया कि फिर इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताए, इसको इस्लामिक जो डिफरेंट प्रोडक्शन के वो प्रोसेसेस हैं उनके हवाले से सर्टिफाइड भी करवाया, और अब हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको हलाल इंग्रेडिएंट्स का एक टैग भी नज़र आता है। सो दिस इज़ हाउ दे वर इफेक्टेड टू चेंज देयर स्ट्रैटेजी बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक। और आखिरी जो हमारे पास आ जाता है माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट, ये है हमारे कस्टमर। और ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है, कस्टमर की नीड चेंज तो कंपनी की प्रोडक्ट्स चेंज, ठीक है। और कस्टमर्स की जो प्रेफरेंसेस हैं कंपनी उसी के मुताबिक अपनी मार्केटिंग कैंपेन रन करती है। सो कस्टमर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऊपर हो सकते हैं। ये कंज्यूमर कस्टमर्स हो सकते हैं, वो जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। ये बिजनेस मार्केट्स हो सकती हैं जो कि इस प्रोडक्ट को परचेज करती हैं इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट, या रीसेल के लिए या प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। रीसेल हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि प्रोसेसिंग इसके ऊपर हो रही है। रीसेलर हमारे पास एक और टाइप भी आ जाती है जो कि अशिया को उसी तरह से लेते हैं और आगे फ़रोख्त कर देते हैं। जैसे मैं आपसे मोबाइल लेता हूँ और इन मोबाइल्स को आगे मुनाफे के साथ सेल कर लेता हूँ, तो मैं बिज़नेस मार्केट की बजाय रीसेल मार्केट में काम कर रहा हूँ। बिज़नेस मार्केट उसको कहते हैं जिसमें उन मटीरियल्स को लेके ट्रांसफॉर्म किया जाता है और कुछ नया बनाया जाता है। फिर गवर्नमेंट के लोग जो हो सकते हैं वो आपकी मार्केट हो सकती है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इक्विपमेंट, मशीनरी, मेडिसिन की मार्केट है। और फाइनली इंटरनेशनल मार्केट्स जो कि बायर्स आउटसाइड द कंट्री, उसको शामिल करके हम उन टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बनाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिसमें हमने माइक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर बात की। सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क for the questions in the comment section and we will definitely try to answer that. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.